हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बात की थी अबाउट बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स में। ठीक है, वो हमने देख ली थी। ठीक है, आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। ठीक है ना, आइसोमेरिज्म एक छोटा सा टॉपिक है। ठीक है ना, वैसे तो ये डिटेल में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो, बट यहाँ भी इसका कुछ पोर्शन है जो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को आता होगा आइसोमेरिज्म, क्योंकि ऑर्गेनिक में ये अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं हम आइसोमेरिज्म के साथ। ठीक है ना, देखिए आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें, आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, तो आइसोमेरिज्म होता क्या है। आइसोमेरिज्म बेसिकली अगर आप देखोगे तो आपकी 3D में अलग अलग डिफरेंट ज्योमेट्री जो होती है, ठीक है ना, उनके पोजीशंस के हिसाब से अलग अलग आपके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है ना, उसी से हम आपके अलग अलग कंपाउंड्स जो फॉर्म होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं आपके आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, तो उनका अरेंजमेंट अलग अलग होता है। ठीक है ना, वो होते हैं आपके आइसोमेरिज्म। ये भी आपके दो टाइप के होते हैं। अगर हम बात करें बेसिकली, आइसोमेरिज्म जो होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और एक होते हैं आपके स्टीरियो आइसोमेरिज्म, या फिर इसे हम स्पेस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेस आइसोमेरिज्म। ये जो स्पेस आइसोमेरिज्म होते हैं, ये फर्दर दो टाइप में आपके डिवाइड होते हैं फर्दर, जिन्हें हम बोलते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट वन इज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और सेकंड वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये होता है आपका आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अगर हम बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, स्टीरियो या फिर आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होते हैं ये भी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं आपके, एक एक करके हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, बट अगर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात की जाए, जो जिसे नाम से पता चल रहा है, इसमें ये आपके वो आइसोमर्स होंगे जिनमें आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो होता भी यही है, लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम दोनों की जो बॉन्डिंग होती है, उनका जो बॉन्डिंग पैटर्न होता है उनमें डिफरेंस होता है। इस वजह से आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अराइज होते हैं। ठीक है ना, तो देखिए हम लिख सकते हैं these isomerism or we can say these isomers are differ or are arises due to the difference in bonding pattern between ligands and सेंट्रल मेटल एटम। तो लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम के जो बॉन्डिंग पैटर्न, उनमें डिफरेंस की वजह से आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अराइज होते हैं। ठीक है, ये फर्दर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं आपके डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है ना, जिसमें फर्स्ट वन आएगा आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। फर्स्ट वन इज आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। देखिए, अगर हम बात करें आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, तो आपकी डेफिनेशन या इससे ही पता चल रहा है नाम से कि क्या होगा, ये वो आइसोमर्स होंगे जिनमें क्या होगा, आयन डिफरेंस होंगे।
आयंस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। मतलब एक आपका कॉम्प्लेक्स होगा और दूसरा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। उनको जब आयोनाइज होंगे तो आपके अलग अलग आयंस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इसलिए हम उन्हें क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। जैसे आप यहाँ लिख भी सकते हो, दीज आइसोमर्स आर डिफर by the type of ions, by the types of ions produce। आपके कितने अलग अलग टाइप के आयंस प्रोड्यूस होंगे, उन्हीं के हिसाब से आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म रहेगा। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल की, सो दीज आइसोमर्स आर डिफर बाय द टाइप ऑफ आयंस प्रोड्यूस, ठीक है। एग्जांपल ने हम देखें, CO NH3 Br, और एक हम एग्जांपल लेते हैं आपका CO NH3 Cl Br, ठीक है। ये आपके दो आइसोमर्स हैं, ठीक है, फर्स्ट वन एंड आपका ये आपका सेकंड वन, ठीक है ना, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, ठीक है। अब देखिए, जब ये आयोनाइज होगा, ये जब आपका आयोनाइज होगा तो हमें क्या मिलेगा, CO NH3 Br, साथ में मिलेगा Cl माइनस और ये आपका प्लस, ठीक है। वहीं अगर हमें इसको आयोनाइज करना पड़े और ये जब आयोनाइज होगा आपका, तो हमें मिलेगा CO NH3 Cl Br माइनस, ये आपका प्लस, ठीक है। तो हमें देखिए अलग अलग टाइप के आयंस मिल रहे हैं, ठीक है। इससे हमें Cl माइनस मिलेगा और इससे हमें क्या मिल रहा है, Br माइनस मिल रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे आयंस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो डिफरेंट है, इसीलिए ये दोनों जो आपके आइसोमर्स होंगे वो क्या होंगे, आपके आयोनाइजेशन आइसोमर, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें, हम एक सैंपल लेते हैं, इसका यूज़ कैसे आता है। देखिए अगर हम एक सैंपल लेते हैं, ठीक है, और मान लो उस सैंपल में आपके ये दोनों आयंस प्रोड्यूस है या फिर दोनों आपके आइसोमर्स प्रोड्यूस अवेलेबल हैं, जैसे CO NH3 Br Cl ये भी प्रेजेंट है और साथ में CO NH3 Cl Br, ये दोनों आपके प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, AgNO3 के साथ, किसके साथ, AgNO3 के साथ, ठीक है। अगर आपको ये आयन प्रोड्यूस होगा, अगर ये आपका प्रेजेंट है, अवेलेबल है आइसोमर, तो आपका Ag प्लस जो होगा Cl माइनस से रिएक्शन करेगा और आपको AgCl की वाइट पीपीटी मिलती है। तब आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये वाला आइसोमर इसमें प्रेजेंट है या अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपके पास AgNO3 मिक्स करने पर Ag प्लस Br माइनस से रिएक्शन करेगा, क्योंकि यहाँ पे Br माइनस प्रोड्यूस होगा आयन, तो AgBr आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, AgBr का आपको येलो पीपीटी मिलता है, ठीक है ना। येलो या फिर आप इसे पेल येलो भी बोल सकते हो, ठीक है ना। पेल येलो कलर का आपको पीपीटी मिलता है। तो अगर आपको व्हाइट पीपीटी मिल रहा है तो आपके पास ये आइसोमर होगा मिक्सचर में, अगर आपको पेल येलो पीपीटी मिल रहा है तो आपके पास ये मिक्सचर होगा, मतलब ये आइसोमर होगा, ये कॉम्प्लेक्स होगा जो प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप अलग अलग डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये तो ही किसकी बात, आयोनाइजेशन आपके आइसोमर्स की, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं अपने सेकंड टाइप ऑफ आइसोमर के बारे में, दैट इज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने सेकंड टाइप ऑफ आइसोमर के बारे में, दैट इज जो है आपका क्या है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलिए सेकंड जो है आपका आइसोमर, दैट इज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ठीक है। सेकंड इज हाइड्रेट। देखिए नाम से पता चल रहा है हाइड्रेट मतलब इसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स के जरिए आपका आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है ना। देखिए इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आप क्रोमियम का एग्जांपल लीजिए, CrH2O5 या फिर आपका होल 6, ठीक है, Cl3, ठीक है। ये जब आयोनाइज होगा, ठीक है,
ये जब आयोनाइज होगा तो आपको CrH2O होल 6 3+ और साथ में आपको 3Cl- मिलेगा, ठीक है, आयोनाइज होने पर, ठीक है। ये आपका कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब देखिए 3Cl- है, अगर इसकी मैं रिएक्शन कराऊँ AgNO3 के साथ, किसके साथ, AgNO3 के साथ, तो मुझे 3 मोल AgCl मिलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3Cl- है, तो 3Cl- 3 Ag+ से रिएक्शन करेंगे और 3 मोल AgCl बनाएंगे, क्लियर है। चलिए अब देखिए इसी को मैं अगर CrH2O होल 5 और एक Cl को मैं अंदर ले लेता हूँ, एक Cl को मैंने क्या कर लिया, अंदर कर लिया, ठीक है। ये आपका Cl2 और साथ में एक वाटर, ये हुआ आपके हाइड्रेट की फॉर्म में .H2O, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गया, ठीक है। अब ये जो आपका आयोनाइज होगा तो देखिए कैसे आयोनाइज होगा, CrH2O होल 5 Cl, ठीक है, साथ में आपको 2Cl मिलेगा और ये आपका 2+, ठीक है। यहाँ अगर आप रिएक्शन कराओगे सेम AgNO3 के साथ तो आपको 3 की जगह अब आपको केवल 2 मोल AgCl ही मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 Cl- ही है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, ध्यान रखना आपको, ठीक है ना, कि कितना मोल आपका AgCl बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक वाटर मॉलिक्यूल अंदर से बाहर आ गया, मतलब जो आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर था वो अब कहाँ आ गया, आपके हाइड्रेट फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें वाटर मॉलिक्यूल और आपके हाइड्रेट फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल, उनमें डिफरेंस होने की वजह से ये आपका हाइड्रेट आइसोमेरिज्म जो होता है अराइज होता है, ठीक है। इसी को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे CrH2O होल 4 Cl2 ले लो आप, ठीक है। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बराबर होना चाहिए, जैसे 5H2O एक Cl है तो बराबर होना चाहिए, Cl डॉट यहाँ पे 2H2 आ गया, ठीक है। ये जब आयोनाइज होगा तो CrH2O होल 4, ठीक है, साथ में आपको Cl2 मिलेगा और साथ में आपको मिलेगा Cl-, यहाँ पे प्लस। यहाँ जब आप AgNO3 डालोगे, AgNO3, तो आपको केवल 1 मोल मिलेगा, किसका, AgCl का, 1 मोल AgCl का प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसी तरह सेम इसे ही हम अगर CrH2O होल थ्राइस Cl3 लिखें और साथ में आपके मिलेगा Cl, तीनों बाहर आ गए और 3H2O, ये जब आयोनाइज होगा तो ये आयोनाइज नहीं होगा, ठीक है ना, ये अलग स्फीयर रहेगा और H2O आपका अलग रहेगा, तो आपको AgCl बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, नो AgCl, नो AgCl, ठीक है, कोई भी AgCl प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ Cl- है ही नहीं, तो किसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपका क्या होता है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होता है। आपको देखना है कि H2O मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है नहीं जा रहा है, ठीक है ना। इसमें हो सकता है कोई बोले कि आयनाइजेशन आपका आइसोमेरिज्म में है, क्योंकि उसमें भी आयंस चेंज होते हैं, ठीक है ना, आयंस एक बाहर जा रहा है एक अंदर आ रहा है, ठीक है ना, अलग अलग। लेकिन बट जब वाटर मॉलिक्यूल काम में आ जाता है तब हम उसको आयोनाइजेशन स्फीयर की कैटेगरी में नहीं लेते हैं, हम उसको किस कैटेगरी में लेते हैं, आपके हाइड्रेट आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आप यहाँ लिख सकते हो these isomers are differ by the or in the these isomers are differ in the water molecule present in coordination sphere, or we can say these isomers differ in the number of water molecules present in coordination sphere and water molecules present in हाइड्रेट फॉर्म, ठीक है ना। तो डेफिनेशन वगैरह आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिंपल देखना समझ में आना चाहिए कि हाँ वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज हो रहा है तो आपका हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, दीज आइसोमर्स आर डिफर इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन हाइड्रेट फॉर्म, ठीक है। उनमें डिफरेंस होने की वजह से आपके ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म अराइज होता है,
ठीक है, इसे आप एक बार नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं अपनी थर्ड कैटेगरी ऑफ आइसोमेरिज्म, दैट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने थर्ड टाइप ऑफ कैटेगरी आइसोमेरिज्म की, जिसे हम बोलते हैं आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं हम? लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए थर्ड है आपकी दैट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। अगर हम बात करें लिंकेज आइसोमेरिज्म की तो थर्ड है आपकी लिंकेज, LIN, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो देखिए नाम से पता पड़ रहा है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म उस टाइप के आपके आइसोमेरिज्म होंगे जिनमें जो लिंक होगा लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम का, वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर मैं आपको एग्जांपल की बात करूं, जैसे CuNH3 होल 5 SCN। ठीक है, ये आपका कोई कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और एक है आपका CuNH3 होल 5 NCS। ठीक है, ये आपका एक और आपका कॉम्प्लेक्स है। तो अब आप देखिए यहाँ पे आप देखोगे जो ये आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है वहाँ से आपका सल्फर जुड़ा हुआ है SCN। आपका जो लिगेंड है यहाँ पे डोनर एटम कौन है? सल्फर है। डोनर एटम जो है आपका वो कौन है? आपका सल्फर है। जबकि यहाँ आप देखोगे कि आपका डोनर एटम कौन है? डोनर एटम वो है आपका नाइट्रोजन। तो डोनर एटम की में डिफरेंस की वजह से मतलब जो लिंक है लिगेंड का, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका लिगेंड के साथ जो आपका लिंक है वो डिफरेंट है। मतलब जो डोनर एटम है वो क्या है? आपका डिफरेंट है। तब आपके इस टाइप के आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? अराइज होते हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम CuNH3 होल 5 NO2। ठीक है, Cl ले लीजिए और यहाँ आप ले लीजिए आप CuNH3 होल 5 ONO। ठीक है, तो आपको पता होगा यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर है, ऑक्सीजन आपका डोनर है, और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन डोनर है। तो डोनर एटम चेंज होने की वजह से आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइज होता है। ठीक है ना, तो यहाँ हम लिख भी सकते हैं दीज आइसोमेरिज्म और दीज आइसोमर्स आर डिफर बाय दी, हम क्या कह सकते हैं, और ऐसे जो लिगेंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एम्बिडेंटेड लिगेंड। आपको पता होगा एम्बिडेंटेड लिगेंड में क्या होता है? डोनर एटम चेंज होते हैं। ठीक है ना, तो ये जो आइसोमेरिज्म होता है ये हमेशा आपके कौन से जो लिगेंड होंगे वो शो करेंगे? एम्बिडेंटेड लिगेंड। वो आपको ध्यान रखना है। दीज आइसोमर्स आर डिफर और दीज आइसोमर्स आर शोन बाय द एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। एम्बिडेंटेड जो आपके लिगेंड्स होते हैं उनके जरिए ये आपको आइसोमेरिज्म दिखाई देता है। ठीक है ना, मतलब शो होता है। दीज आइसोमर्स आर शोन बाय द एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये है आपका थर्ड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दैट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। देखो डेफिनेशन आपको ध्यान नहीं रखा, आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं कि क्या है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसमें से आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म है। 4 आपको कॉम्प्लेक्स दे देंगे ABCD करके, आपको पहचानना है बस। डेफिनेशन नहीं याद रखनी, पहचानना आना चाहिए, काफ़ी है, दैट्स इट। ठीक है, चलिए इसे आप नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं अपने फोर्थ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना फोर्थ पार्ट या फोर्थ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, फोर्थ क्या है आपका? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए देखिए फोर्थ है आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, ये आइसोमेरिज्म आपके उन टाइप में होगा, मतलब उस टाइप के आइसोमर्स होंगे या कॉम्प्लेक्स के बीच में होगा जहाँ पे केटायन और एनायन दोनों आपके कॉम्प्लेक्स हो। मतलब अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल देखे वहाँ पे या तो आपका केटायन कॉम्प्लेक्स था या फिर आपका एनायन कॉम्प्लेक्स था, दोनों में से एक कॉम्प्लेक्स था और दूसरा सिंपल था। यहाँ पे क्या होगा? आपके केटायन और एनायन दोनों क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं these और this type of isomer, this type of isomerism
arises in complexes which have both cationic and anionic part are complex. So this type of isomerism arises in complexes which have both cationic and anionic parts are in कॉम्प्लेक्स फॉर्म. ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, दोनों आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होने चाहिए. ठीक है ना, ये आपको समझना है. देखिए बात करें कोबाल्ट CONH3 होल 6. ठीक है, और इसी के साथ में आप ले लीजिए CO या फिर CrNH3 की जगह आप ले लीजिए साइनाइड CN होल 6. ठीक है, ये दो आपके कॉम्प्लेक्स है जिनके बीच में आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा. ठीक है, दोनों क्या है आपके कॉम्प्लेक्स हैं. ये 3+ रहेगा, ये आपका 3-. ठीक है, इनमें जो आपका आइसोमेरिज्म होगा वो कौन सा होगा, आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. ठीक है, यहाँ पे जो लिगेंड्स होते हैं उनकी पोजीशन चेंज होती है. यहीं पे आप सेकंड पॉइंट भी डाल के लिख सकते हो, सेकंड पॉइंट. ठीक है ना, इन दिस आइसोमेरिज्म the position of ligand exchange with cationic and anionic part. ठीक है ना, आपके कैटायनिक और एनायनिक पार्ट में लिगेंड की पोजीशन चेंज होती है. ठीक है ना, देखिए CONH3 हो, इसके अगर आपको अलग अलग आइसोमेरिज्म बनाने हो कि कितने आइसोमेरिज्म बनेंगे, तो देखिए CONH3 यहाँ पे होल 5, एक CN यहाँ से यहाँ पे आ गया, ये CN. ठीक है, और एक आपका क्रोमियम यहाँ चला गया, NH3 यहाँ पे चला गया, तो ये हो गया आपका CN होल 5 NH3. ठीक है, फिर से आपको बैलेंस करना है, तो ये आपका रहेगा CN-1 होता है, तो ये आपका 2+, ये आपका 2-. ठीक है, एक और हम NH3 को वापस रिप्लेस कर सकते हैं. कितने कर सकते हैं, देखिए टोटल देखते हैं हम कितने पॉसिबल है आइसोमर इसके. देखिए CONH3 होल 5 की जगह एक और चला जाए तो 4 हो जाए यहाँ पे, और ये CN का होल ट्वाइस, एक CN यहाँ से यहाँ पे आ जाए. ठीक है, CN अब हो गए 4 और NH3 हो गए आपके ट्वाइस. ठीक है, वही रिएक्शन को बैलेंस आपका चार्ज +1 हो जाएगा, ये आपका -1 हो जाएगा. ठीक है, हमेशा ध्यान रखो केटायन जो है, केटायन वाला पार्ट है उसको आगे रखना है, एनायन वाला पार्ट को पीछे रखना है. ठीक है ना, एक और एक्सचेंज करते हैं हम. देखिए CONH3 होल थ्राइस हो जाएगा, ये CN होल थ्राइस. ठीक है, यहाँ हो जाएगा CN होल थ्राइस, ये NH3 होल थ्राइस. क्लियर है, चार्ज 0-0 रहेगा दोनों के ऊपर. ठीक है ना, ये आपका ये भी +3 रहेगा, ये भी यहाँ पे क्रोमियम भी आपका +3 में ही रहेगा. ठीक है, अब देखिए और बात करें हम, एक बार और करते हैं एक्सचेंज. CONH3 हो गया आपका ट्वाइस और CN हो गया 4, और यहाँ हो गया आपका CN हो गया होल 4, होल 2 कम हो रहा है CN, और NH3 हो गया आपका 4. ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस, क्योंकि क्रोमियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होना है, तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पे आएगा माइनस, तो ये उल्टा हो गया. ठीक है ना, तो अपने को क्या करना है, क्रोमियम को पहले लिखना पड़ेगा आप. ठीक है, और इसको कोबाल्ट को पीछे की तरफ लिखना पड़ेगा. ठीक है ना, देखिए हम लिखेंगे, पहले क्रोमियम को लिखेंगे Cr, क्योंकि केटायनिक पार्ट हमेशा आगे रहेगा. ठीक है, CrCN होल ट्वाइस NH3 होल 4 प्लस. ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एनायनिक पार्ट. ठीक है, ये हो जाएगा CO. ठीक है, NH3 क्या हो रहा था, कम हो रहा था, तो NH3 होल ट्वाइस और CN होल 4.
ठीक है। ये हो जाएगा प्लस है, यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है। ये भी +3 में, ये भी +3 में, दोनों बैलेंस, ठीक है। एक और एक्सचेंज करें, बिल्कुल करते जाओ, जब तक आप कर सकते हो करते जाओ, बस सेम नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। जब तक सेम नहीं है तब तक करते जाओ। CO CN CR3 2 CN1 हो गया, ये NH3 होल 5, ठीक है। यहाँ पे CO NH3 क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, और ये CN हो जाएगा होल 5, ठीक है। ये आपका 2+, ये आपका 2-, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। CR, अब यहाँ कंप्लीट NH3 हो जाए होल 6, ठीक है, और यहाँ पे हो जाए CO NH3 तो चला गया, क्या बचा आपके पास, केवल C, तो CN होल 6, ठीक है। ये हो जाएगा 3+, ये हो जाएगा 3-। तो देखिए स्टार्टिंग में CO के साथ में NH3 था, लास्ट में CO के साथ में साइनाइड है, क्रोमियम के साथ साइनाइड था, तो क्रोमियम के साथ आपका क्या है, NH3, ठीक ना। इसके बाद आप जो भी करोगे तो वापस फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे CR NH3 होल 5 CN करोगे तो CR NH3 होल 5, CR NH3 होल 5 आपको कहाँ मिलेगा, ये रहा CR NH3 होल 5 CN, फिर से ये रिपीट, फिर दूसरा चेंज करोगे तो ये वाला आ जाएगा, मतलब ये रिपीट होते जाएंगे। तो यहाँ पे आपके टोटल कितने आइसोमर हैं, 7 आइसोमर्स, ठीक है ना। ये काउंटिंग भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि इसके कितने टोटल आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है, तो आपको ध्यान आना चाहिए कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, एक तो ये एग्जांपल रहा, एक और एग्जांपल आप देखिए, ठीक है। अगर हम बात करें प्लेटिनम की, अगर हम बात करें, या फिर आप इसे नोट कीजिए, मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ, वो आपको ट्राई करने हैं, ठीक है ना। देखिए CO NH3 होल 6 ले लीजिए, साथ में ले लीजिए आप CO NO2 होल 6, ठीक है। इसको आपको बैलेंस करना है, और मतलब इसके कितने आइसोमर्स में वो टोटल वो आपको काउंट करने हैं निकाल के ऐसे, ठीक है। और एक आप ले लीजिए PT NH3 होल 4 और PT Cl4, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों को वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करने हैं टोटल आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि आपने कितने आइसोमर्स बनाए टोटल, ठीक है ना। देखिए क्या है, कभी कभी एग्जाम में बनाने भी पड़ जाते हैं, ठीक है ना, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए फर्स्ट हम देखते हैं, दैट इज CO NH3 होल 6, और आपके पास है CO NO2 होल 6, ठीक है। CO कोबाल्ट +3 में रहेगा, ये 3+, ये आपके 3- में, ठीक है। चलिए आइसोमेर्स बनाते हैं, क्या करेंगे, एक NH3 का एक्सचेंज करेंगे, CO NH3 होल 5, एक आ जाएगा NO2, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास CO NO2 होल 5 NH3, ठीक है। बैलेंस करना है तो ये आपके हो जाएगा 3+ रहेगा ना, तो ये आपका 2+, ये आपका 2-, ठीक है। कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। देखिए एक और एक्सचेंज करते हैं अपन, CO NH3 होल 4 NO2 होल 2, ठीक है। यहाँ पे एक्सचेंज किया तो CO NO2 होल 4 NH3 होल 2, ठीक है। ये +1, ये -1, ठीक है। एक और हो सकता है, ट्राई करते हैं, CO NH3 होल 3 NO2 होल 3, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा CO NO2 होल 3 और NH3 होल 3, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मेटल भी सेम हो गई आपकी, ठीक है ना।
NH3 होल ट्वाइस और NO2 होल ट्वाइस, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, मेटल को डिफरेंट कर देते हैं, Cr 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 और ये भी आपका Cr, ठीक है। या फिर कोबाल्ट रहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चले। अब एग्जाम्पल देख ही लिया है तो सेम रहने देते हैं, ठीक है ना। और तो इसके अलावा तो और कोई आपकी पॉसिबिलिटी है भी नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे NO2 आ जाएगा, CONH3 होल ट्वाइस, तो CONH3 होल ट्वाइस ये वाला फिर से आपका रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके टोटल कितने आइसोमर हैं आपके? 4 आइसोमर, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है आपका? प्लेटिनम NH3 होल 4 PtCl4, ठीक है। +2 में रहेगा, ये आपका -2 में, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर प्लेटिनम का +2, यहाँ पे +2, ठीक है। चलिए आइसोमर्स बनाते हैं इसके। PtNH3 होल थ्राइस, एक Cl ले लिया हमने, ठीक है। ये PtCl3NH3, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका +1 चार्ज, यहाँ पे -1, ठीक है। एक और लेते हैं, PtNH3 होल ट्वाइस Cl2 और PtCl2NH3 होल ट्वाइस, ठीक है। बस इसके अलावा और कोई भी नहीं बनेगा। और बन सकता है, दोबारा कम लेंगे तो PtNH3 सिंगल आ जाएगा, तो PtNH3 और Cl3 ये फिर से रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितने आइसोमर्स बनेंगे आपके? 3 आइसोमर्स, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, आपके आइसोमर्स को काउंट करना है, जो इम्पोर्टेंट होते हैं अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ये तो बात हुई आपके किसके? मोनोडेंटेंट की कैटेगरी में। हमने जितने भी आपके लिगेंड्स लिए सब क्या है? मोनोडेंटेंट है। क्या हो अगर यहाँ पे आपके बाइडेंटेंट आ जाए? उसका भी हम 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना। आप इस सबको नोट कीजिए एक बार। चलिए क्या हो अगर बाइडेंटेंट लिगेंड हो, तब हमें कैसे करना है आइसोमर, ठीक है ना। देखिए जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, PtEn होल ट्वाइस, ठीक है, या फिर PtEn, हाँ होल ट्वाइस ले लीजिए, और एक ले लीजिए PtCl4 एथिलीन डायमीन, ठीक है। इसमें आपको निकालने अलग अलग आइसोमेरिज्म, कोई दिक्कत नहीं है। PT एक EN का ट्रांसफर होगा और 2 Cl यहाँ से आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये मोनोडेंटेंट है, ये आपका बाइडेंटेंट है, ठीक है। तो ये Cl2 रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे बनेगा आपका PtCl2 और साथ में En, ठीक है। दोबारा बनाएंगे, आपको एक और चला जाएगा, वापस आपका सेम टू सेम ये बन जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, PT एक और En चला गया तो PtCl4 हो गया, और यहाँ बन गया आपका PtEn होल ट्वाइस, क्या है आपका सेम है, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा, तो यहाँ आपके 2 ही आइसोमर्स होंगे। कितने होंगे? 2 ही आइसोमर्स, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। FeEn होल थ्राइस ले लीजिए आप, ठीक है, और साथ में ले लीजिए क्रोमियम Cl6, ठीक है। इसके आपको आइसोमेरिज्म बनाने हैं, तो देखिए क्या करेंगे हम। वही आपका इथिलीन डायमीन, ये आयरन +3 में रहेगा, क्रोमियम आपके 3- में, ठीक है। दोनों +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेंगे, ठीक है। Fe एक En को ट्रांसफर कीजिए, En होल ट्वाइस, और 2 Cl आ जाएंगे, Cl2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा Cr Cl4 और En, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा +1, यहाँ पे हो जाएगा -1, ठीक है। बैलेंस कर लेंगे हम। एक और En को ट्रांसफ़र कीजिए, FeEn सिंगल En, और साथ में बनेगा आपके Cl3, Cl2 है ना, तो Cl4 आ जाएगा, 2 Cl ट्रांसफ़र होंगे, यहाँ आएगा Cr Cl2 और En होल ट्वाइस, ठीक है। फिर से आप रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा आपका +1, ठीक है। तो केटाइन पीछे चला गया, तो केटाइन को आपको क्या करना है? आगे लेना है, ठीक है।
इसके अलावा और क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी? केटाइन को आपको आगे लेना पड़ेगा, CrCl2 En होल ट्वाइस प्लस, ठीक है। FeEnCl4 -1, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं पॉसिबिलिटी, CrEn कंप्लीटली 3 En आ जाए यहाँ पे, और यहाँ पे आयरन के पास क्या आ जाए, कंप्लीटली Cl4 की जगह क्या हो जाएगा अभी आपके Cl6, ठीक है। ये हो जाएगा 3+, ये हो जाएगा 3-, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आयरन के साथ En था, लास्ट में क्रोमियम के साथ En है। जो क्रोमियम के साथ Cl था, क्रोमियम के साथ अभी En हो गया है, ठीक है ना। तो इसके अलावा आपके कोई भी आइसोमर्स नहीं बनेंगे, ये टोटल आपके 4 आइसोमर्स रहेंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप से सिंपल, बहुत सिंपल होते हैं ये। इसी टाइप से आपको क्या करने होते हैं, आयोनाइजेशन मतलब आइसोमर्स को फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है ना। बाकी 3 तो सिंपल थे, ठीक है। चौथा ये आपका कोऑर्डिनेशन, आपको देखना है कि दोनों कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। दोनों कॉम्प्लेक्स है तो उसमें कौन सा आइसोमेरिज्म रहेगा, आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म रहेगा, ठीक है। और लिगेंड को एक्सचेंज करते रहो। सिंगल मोनोडेंटेंट है तो आपको एक एक एक्सचेंज करना है, बाइडेंटेंट है तो एक बाइडेंटेंट के रेस्पेक्ट में आपको 2 मोनोडेंटेंट को एक्सचेंज करना है, ठीक है ना। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है ना, 6 कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। आई एम श्योर क्लियर हुआ होगा। इसको आप नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं अपने 5th टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म के बारे में। ओके चलिए अब हम देखते हैं अपना 5th टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, ठीक है। वैसे ये पूछा नहीं जाता है, ठीक है ना, 5th वाला, पर 5th और 6th दोनों आपके कम पूछे जाते हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। 5th है आपका कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो आइसोमेरिज्म होता है ये आपके ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है, ठीक है ना। ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स आई थिंक आप लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूँ। दिस आइसोमेरिज्म इज ओनली इन ब्रिज और ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस। ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनमें ये मिलता है, ठीक है ना। ब्रिज कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, जैसे आपका एक कोबाल्ट है, ठीक है, ये आपके NH3 या फिर NH2 और ये आपके CuOH, ये आपका NH3 NH2 होल ट्वाइस और NH3 होल ट्वाइस Cl2 और यहाँ आपके NH3 होल 4। इस टाइप के जो आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है ना, इस टाइप के जो आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको हम बोलते हैं, आपका क्या बोलते हैं, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। मतलब यहाँ पे एक ब्रिज फॉर्म होता है, ठीक है ना। NH2 और OH क्या है, आपके ब्रिज हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसा पूछा नहीं जाता आपके सिलेबस में, है भी नहीं, ठीक है ना, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो बाई चांस कहीं दिख जाए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म में ये होता है, होता क्या है, सिंपल है, आप एक लिगेंड को क्या करो, एक्सचेंज कर दो, ठीक है। तो देखिए CO ये आपका NH2, ये CO ये आपका OH, ये तो सेम रहेगा। यहाँ पे आप एक NH3 को एक्सचेंज कर दो तो NH3 सिंगल हो जाएगा, साथ में हो जाएगा आपका Cl3, ठीक है। एक यहाँ से यहाँ जाएगा तो NH3 होल थ्राइस हो जाएगा, NH3 होल थ्राइस, ये Cl, एक Cl को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर दो, ये आपका NH3 होल थ्राइस और एक ये Cl, ठीक है। तो इस टाइप से आप एक इसको एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है ना। एक लिगेंड को आप एक्सचेंज कर सकते हो, उससे आपको जो बनेगा वो होगा कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। केवल ये आपके ब्रिजिंग जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके बीच में ही बनता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मैं आपको बोल चुका हूँ, ठीक है ना। बस एक बार देख लेना है, मान लो बाई चांस कहीं आ जाए तो देख लेना है, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम अपना लास्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं अपना लास्ट आइसोमेरिज्म, दैट इज पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। 5th और 6th जो आपका है ये
दोनों आपके नहीं है वैसे तो, ठीक है ना, लेकिन मैं एक्स्ट्रा के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए 6 है आपका, दैट इज पोलिमराइजेशन, आइसोमेरिज्म। देखो सिंपल से पता चल रही है कि इसमें क्या होगा, पोलिमराइजेशन होगा, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो ये आपका ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ लिख लीजिए, दिस इज नॉट ए ट्रू आइसोमेरिज्म, मतलब ये आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में इसको हम नहीं लेते हैं, बट फिर भी एक अलग टाइप से इसको आइसोमेरिज्म बताया जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। देखिए कैसा होता है, आप खुद समझ जाओगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, PT NH3 होल ट्वाइस Cl2, ठीक है। यहाँ आप देखोगे एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्या देखोगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला देखोगे प्लेटिनम NH3 और Cl का, आप देखोगे तो 1:2 के रेशियो में है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, आपके जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो इसी एम्पेरिकल फॉर्मूला के एन टाइप्स में होते हैं, ठीक है ना। जैसे सेकंड आप देखिए PT NH3 होल 4 मैं ले लेता हूँ एक और कॉम्प्लेक्स, और साथ में ले लेता हूँ PT Cl4। यहाँ आप देखोगे प्लेटिनम कितने हैं, 1 और 1 2, NH3 कितने हैं आपके 4, Cl कितने हैं 4। तो जो रेशियो है वो कितना है, 2:4:4 का है, जो जस्ट इसका क्या है, डबल है, 1:2:2 है ना, ये होगा 2:4:4। तो इस टाइप के जो आप भी आपके कॉम्प्लेक्स रहेंगे उनमें जो आइसोमेरिज्म होगा वो क्या होगा, पोलिमराइजेशन होगा। मतलब देखा जाए तो ये जो है इसका क्या है, 2 टाइम्स तो है, इस कॉम्प्लेक्स का 2 टाइम्स है ये, मतलब पॉलीमर हो रहा है, ठीक है ना, डाइमर हुआ है यहाँ पे। मान लो 3 टाइम्स हो तो वो ट्राइमर होगा, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पोलिमराइजेशन। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, PT NH3 होल ट्वाइस Cl2 होल ट्वाइस, साथ में आप ले लीजिए PT, ठीक है, NH3 होल ट्वाइस Cl2, ठीक है। यहाँ देखिए प्लेटिनम कितने हैं, 2 तो यहाँ पे, एक यहाँ पे 3:2। अमोनिया कितने हैं, 2 × 2 4 और 2 6:2। क्लोरीन कितने हैं, 4 × 4 + 2 कितने हो गए, 6। तो ये क्या हुआ, ये थर्ड टाइम हो गया, 3:6:6, ठीक है ना। तो इस टाइप के आपके जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है ना, उनमें आपको कौन सा आइसोमेरिज्म मिलता है, मतलब पोलिमराइजेशन आइसोमेरिज्म मिलता है, ठीक है ना। तो 5th और 6th आपके वैसे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मान लो कहीं आपको क्वेश्चन मिल जाए तो मैंने आपको वो भी बता दिए हैं, ठीक है ना। इजी है, आप समझ सकते हो, ठीक है ना, नाम से डेफिनेशन से आप बिल्कुल समझ सकते हो, ठीक है। चलिए इसको एक बार आप नोट कीजिए। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बात की अबाउट आइसोमेरिज्म के बारे में, ठीक है ना। आपके टोटल 6 टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं जो हमने देखे हैं, ठीक है ना। सभी के सभी इंपॉर्टेंट है और बाय डेफिनेशन आप क्या कर सकते हो, उनको समझ सकते हो। आयोनाइजेशन है, लिंकेज है, हाइड्रेट है, सिंपल से हैं आपके, ठीक है ना। पोलिमराइजेशन है, कोऑर्डिनेशन है, और आपका कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। 5th और 6th में आपको बोल चुका हूँ, ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, देख लो, समझ में आए तो ठीक है, आपके सिलेबस में है भी नहीं, ठीक है। बाकी जो आगे के 4 है वो इंपॉर्टेंट है, आपको पहचानना आना चाहिए, वो चीज़ इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सा आइसोमेरिज्म में क्या होता है। बाय डेफिनेशन आप समझ सकते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसके बारे में, आपके सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें आपके जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आएंगे, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।